नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया। बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके। कोलकाता, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। और दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में इंडिया ए का सामना आज दोपहर बांग्लादेश ए से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका की उनकी चौथी आधिकारिक यात्रा है। जोहान्सबर्ग में हमारी संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2014 के बाद से ये 12वां G20 शिखर सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। वे इस 3 दिवसीय सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ की चिंताओं, सतत विकास, जलवायु केंद्रित पहल, ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधारों सहित भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठकों में भी शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन है। इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। जोहान्सबर्ग से असुनुओ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने तिरुमाला में श्री वराहस्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के अध्यक्ष BR नायडू राष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल BSF के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गुजरात के भुज में BSF के हीरक जयंती स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने BSF को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। गृह विभाग ने तय किया है कि अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। श्री शाह ने कहा कि BSF ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान की सेना हरकत में आई, BSF के जवानों ने 6 दिनों में BSF और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित होगा कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। श्री शाह ने उग्रवाद रोधी अभियानों के संबंध में BSF के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि देश 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और परेड का निरीक्षण भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ 11वें बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 के संबंध में आयोजित की गई थी। इसमें विद्युत मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भाग लिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज दूसरा दिन है। सुनते हैं गोवा से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इफ्फी 2025 के दूसरे दिन 2 विशेष उद्घाटन हुए, इंडियन पैनोरमा और मास्टर क्लास। इंडियन पैनोरमा प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की विशेष प्रदर्शनी है। यह इस फिल्म महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। कमलेश मिश्रा की फिल्म काकोरी ने नॉन फीचर फिल्म श्रेणी का शुभारंभ किया, जबकि राजकुमार पेरियासामी निर्मित तमिल फिल्म अमरन पहली फीचर फिल्म रही। निर्देशक मुजफ्फर अली की 1978 की फिल्म गमन भी आज दिखाई गई। इस फिल्म ने 1978 में इफ्फी में सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जीता था। फिल्म प्रदर्शनी के बाद फिल्मकार शाद अली से बातचीत में दोनों ने अपने सिनेमा यात्रा और अपने काम के बारे में दर्शकों तथा फिल्म प्रेमियों के साथ मनोरंजक किस्से साझा किए। इफ्फी 2025 का दूसरा दिन भी उत्साह और रोमांच के साथ भरा हुआ जा रहा है और सिनेमा के जबरदस्त जादू के साथ रफ्तार बनाए हुए है। सायरा मुस्तफा के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, पणजी। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सह निर्माण पर राजदूतों की गोलमेज बैठक की भी अध्यक्षता की। प्रतिभागियों ने पायरेसी विरोधी उपायों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सह निर्माण का विस्तार करने और वैश्विक फिल्म समारोह में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने पर चर्चा की। इस अवसर पर डॉक्टर मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि भारत स्वयं को विश्व के लिए एक स्टूडियो के रूप में स्थापित कर रहा है। इस बीच सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आकार देने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में विश्व स्तरीय स्टूडियो और बढ़ती वीएफएक्स तकनीक के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो और फिल्म निर्माताओं की सभी फिल्म निर्माण आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हम तकनीक और कौशल आधारित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व के बेहतरीन स्टूडियो में शामिल भारत के स्टूडियो एनिमेशन क्षेत्र में बढ़ते वीएफएक्स और विस्तारित वर्चुअल प्रोडक्शन क्षमताएं डिजिटल सामग्री के विकास के अवसर प्रदान करती है। इस गोलमेज सम्मेलन में टोगो, मोरक्को, आयरलैंड, क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, इजराइल, गुयाना और कोट डी आइवर के राजदूतों ने भाग लिया। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1996 में एक प्रस्ताव के जरिए 21 नवंबर को इसके मनाए जाने की घोषणा की थी। टेलीविजन की बात की जाए तो भारत में सूचना और मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का विशेष महत्व है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता का मनोरंजन किया है। रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक धारावाहिकों ने तो टेलीविजन को घर घर तक पहुंचा दिया। दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अपने कई कार्यक्रमों और धारावाहिकों के माध्यम से जनता के बीच खासी लोकप्रियता हासिल की। इन धारावाहिकों में मालगुडी डेज, बुनियाद, हम लोग जैसे प्रमुख धारावाहिक शामिल हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 में प्रयोगात्मक तौर पर शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो ने की थी। बाद में 1965 में इसका नियमित प्रसारण शुरू हुआ और दूरदर्शन की शुरुआत हुई। भारत में टेलीविजन नेटवर्क की पहुँच 23 करोड़ घरों में 90 करोड़ दर्शकों तक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की देखरेख में विश्व टेलीविजन दिवस समूचे देश में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच आज से कोलकाता के न्यू टाउन में शुरू हो गई है। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल इस कार्यशाला में भाग ले रहा है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा के लिए ये दल पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। हमारे संवाददाता ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिनवा के हवाले से बताया है कि मतदाताओं से मतगणना प्रपत्र समय पर भरकर जमा करने का आग्रह किया जा रहा है। हापुड़ जिले में ब्लॉक स्तर के अधिकार बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को एसआईआर प्रपत्र दे रहे हैं। हापुड़ विधानसभा क्षेत्र के लज्जापुरी मोहल्ले की बीएलओ पूनम चौधरी ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान एसआईआर प्रपत्र भरने संबंधी आवश्यक जानकारी भी दी जा रही है।
हम जो SIR चल रही है उस पे कार्य कर रहे हैं। इसमें 2003 की वोटर लिस्ट से परिवार के सदस्यों की सूची बनाई जा रही है, साथ ही उनके प्रोजेनी जो संबंधी हैं, जैसे बच्चे हैं, तो उनकी डिटेल्स भी भरी जा रही है और 3rd कैटेगरी पे भी काम किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन मामले में अवैध कोयला खनन के खिलाफ झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये अभियान कोयले की चोरी और तस्करी के मामलों से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता जिलों में 24 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कोयले की चोरी और तस्करी के इन मामलों से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और कई अन्य शहरों में मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के कारण इमारतें हिलने लगीं और लोग घरों से बाहर निकल आए। बांग्लादेश मौसम विभाग ने सुबह 10:10 पर 5.7 तीव्रता के भूकंप की सूचना दी। विभाग ने बताया कि इसका केंद्र नरसिंगड़ी के माधबड़ी में स्थित था। पुराने ढाका के कौशतेतुली इलाके में भूकंप के दौरान एक 5 मंजिला इमारत की रेलिंग गिर गई, जिससे 3 पैदल यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। नारायणगंज के रूपगंज में भूकंप के झटकों के कारण एक दीवार गिरने से 10 महीने की बच्ची की भी मौत हो गई। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज सुबह लगभग 10:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के बारा जिले के सिमरा में बुधवार को प्रदर्शनकारी जेनजी युवाओं और यूएमएल के सदस्यों के बीच झड़प हुई। इसमें जेनजी युवाओं के साथ मारपीट की शिकायत के बाद सीपीएन यूएमएल के अरविंद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। जेनजी युवाओं ने कल सिमरा में दिन भर प्रदर्शन किया। नेपाल के खेल और युवा मंत्री बबलू गुप्ता और जेनजी के प्रतिनिधि बारा घटना पर बातचीत के लिए सिमरा गए हैं। झड़प में 6 पुलिसकर्मी और जेनजी के 4 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि कल रात यूक्रेन के 33 ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया है। रूसी विमानन नियामक के अनुसार रूस के 8 हवाई अड्डों के परिचालन को रात भर बंद करना पड़ा। दक्षिणी रूस के स्लावियांस्क ऑन क्यूबन शहर में ड्रोन हमलों के कारण 2 लोग घायल हो गए और विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित कर दी गई। स्थानीय गवर्नर यूरी स्लूवर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि रोस्तोव क्षेत्र में 7 ड्रोन गिराए गए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय में यूरोपीय विदेश सेवा के सचिव बेलेन मार्टिनेज कार्बोनेल के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक में भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर विचार विमर्श हुआ। मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत लिया है। मिस वेनेजुएला को 2nd रनर अप, मिस फिलीपींस को 3rd रनर अप और मिस कोटे डी आइवर को 4th रनर अप घोषित किया गया। भारत की मनिका विश्वकर्मा शीर्ष 12 की सूची में जगह बनाने में असफल होने के बाद स्पर्धा से बाहर हो गईं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने अगले 2 दिन में पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज दोपहर 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में ग्रिडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के 3रे चरण को लागू कर दिया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत ए का सामना बांग्लादेश ए से होगा। दोहा में ये मुकाबला दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने पिछले मुकाबले में ओमान को हराया था। इस मैच की विजेता टीम का सामना रविवार को फाइनल में पाकिस्तान या श्रीलंका में से किसी एक टीम से होगा। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने आज क्वार्टर फाइनल मैच में अपने ही देश के आयुष शेट्टी को 23-21, 21-11 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को दुनिया का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज दूसरा दिन। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण का आह्वान किया।
बांग्लादेश में आज सुबह 5.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी झटके महसूस हुए। और दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मैच में इंडिया ए का सामना आज दोपहर बाद बांग्लादेश ए से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।